नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तीसरी कसम। चलिए देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रेणु जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। आज हम इसी रचना पर बात करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस पूरी कहानी को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबको मेरा ये प्रयास जो है ना वो पसंद आएगा। मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम की एक फिल्म भी बनी है, जिसे हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर कहा जाता है। इसे सन 1966 में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। और अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 में हुआ। यह कहानी संग्रह की जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह तीसरी कसम है, जिस पर शैलेंद्र जी ने एक फिल्म का निर्माण भी किया था। तीसरी कसम नाम से यह कहानी है जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठुमरी संग्रह में कुल मिलाकर के 9 कहानियां हैं। 9 कहानियों में से जो अन्य कहानी है उनमें पंचलाइट वो काफ़ी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय रही है और ये कई जगह हिंदी कहानी के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनी हुई है पंचलाइट। अगर हम इस कहानी के मुख्य पात्र देखते हैं तो वो है हीरामन, कहानी का जो कि मुख्य पात्र है। एक बैलगाड़ी चलाने वाला सीधा साधा व्यक्ति दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हीराबाई, जो कि नौटंकी में काम करने वाली एक महिला है, नायिका है और मुख्य पात्र इस कहानी का हम उसको देखेंगे। और अगर गौण पात्रों की बात करें तो वो पात्र मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, लेकिन पलटन दास, लाल मोहर, धुन्नी राम, लहसनवा, मुनीम ये इस कहानी के गौण पात्र हैं, जिन्होंने कहानी में बीच बीच में एक रास्ता बनाने की का पूरा भरसक प्रयास किया है। इस कहानी का अगर हम सार देखते हैं तो शॉर्टली यानी संक्षेप में इसका जो सार है वह है कि हीरामन एक गाड़ीवान है, गाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य के साथ होती है जिसमें वो अपनी बैलगाड़ी को हाँक रहा है और बहुत खुश है। उसकी गाड़ी में सर्कस कंपनी में काम करने वाली हीराबाई बैठी है। हीरामन कई कहानियां सुनाते और लीक से अलग ले जाकर हीराबाई को कई लोकगीत सुनाते हैं। हम देखेंगे इसमें वो सर्कस के आयोजन स्थल तक हीराबाई को पहुंचा देते हैं, लेकिन बीच बीच में हीराबाई को बहुत सारे लोकगीत और बहुत सारी जो उनके लोक से रचित उनकी बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो सब हीराबाई के साथ करते हैं। इस बीच हम देखेंगे कि उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। लोक कथाओं और लोकगीत से भरा यह अंश कहानी के आधे से अधिक हिस्से में, आधे से अधिक भाग में हमें देखने के लिए मिलेगा। जो हीरामन है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें एक बार नेपाल की सीमा के पार तस्करी करने के कारण उसे अपने बैलों को छुड़ाकर भगाना पड़ता है। और ये वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इसको दिलचस्पी सी यानी कि बहुत अच्छा लगता है, आनंद हमें मिलता है। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि वो तस्करी का काम करता है वहाँ पर, और उसको एक बार जब वो चोर बाज़ारी का सामान ले जाता है, अपनी गाड़ी में लदनी करता है और उसको वहाँ से अपने बैलों को खोल करके बैलगाड़ी से भागना पड़ता है, जब पुलिस वाले वहाँ पर इनको पकड़ लेते हैं बॉर्डर पर। उसके बाद जो यहाँ पर हीरामन है वो कसम खा लेता है कि चोर बाज़ारी का सामान वह कभी नहीं अपनी गाड़ी में ला देगा। तो तीसरी कसम यानी पहली कसम हमारी यहाँ पूरी हो जाती है कि वो चोर बाज़ारी का सामान अपनी गाड़ी में कभी नहीं ला देगा। ये उसने पहली कसम खाई थी। अब दूसरी कसम देख लेते हैं कि दूसरी कसम हमारी कौन सी है। हम देखते हैं एक वाक़या होता है कि बाँस की लदनी से वो परेशान हो जाता है और उसने फिर प्रण किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बाँस की लदनी अपनी गाड़ी पर नहीं ला देगा, क्योंकि बाँस की लदनी करने की वजह से उसे बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और मैंने यहाँ पर दोस्तों आगे आप लोगों के लिए छोटे छोटे पैसेज में ये सारी चीज़ दी है, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों जो कसम खाई थी उनमें क्या हुआ था कि उसने इस तरह की कसम खाई थी। अंत में हीराबाई के चले जाने पर और उसके मन में हीराबाई के लिए उपजी भावना के प्रति हीराबाई के बेमतलब रहकर विदा लेने के बाद जो उदास मन है उसका हम चित्रण यहाँ देखेंगे कि वो बैलों को झिड़की देते हुए तीसरी कसम खाता है कि अपनी गाड़ी में वो कभी किसी नाचने वाले को नहीं ले जाएगा।
अब यहाँ मैंने तो बहुत छोटे रूप में आपको यहाँ बिंदुओं से ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि तीसरी कसम कहानी में क्या है, लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी की जो भाषा शैली है वो हमें अपने आप से जोड़ लेती है। जो हीरामन का पात्र है वो बहुत ही सीधा साधा सच्चा सा पात्र इसमें दिखाया गया है। कहानी में हम यहाँ पहले पैराग्राफ से कहानी को शुरू कर लेते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। ये यहाँ पर थोड़े से पैराग्राफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस कहानी से जुड़ सकें। और पूरी कहानी अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी कुछ अंश पढ़ने मात्र से आपको कहानी की जो एक पठनीयता है, जो कहानी की पढ़ते समय जो एक रुचि होती है कहानी को पढ़ते समय, या कहानी की जो एक कहानी जो पाठक को किसी तरह से अपने में बांध लेती है तो उसकी कोई ख़ास विशेषता होती है, तो वो यहाँ इस कहानी में क्या है आप सब लोग इन कुछ पैसेजेस से यहाँ आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मौरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगवानी में विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा फोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता था। उसके बैलों की बहुत बड़ाई किया करते थे कि बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते हैं अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई। 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में महाजन का मुनीम उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। यहाँ देखेंगे कि जो पहली कसम खाता है हीरामन, तो वो कब खाता है। यहाँ चोरी का सामान जो उसकी गाड़ी में लदा होता है वो पकड़ा जाता है। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है कि हीरामन जानता है 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक में, मतलब एक छटक भी पड़ जाए तो, यानी रोशनी जो टॉर्च की है वो बहुत तेज है। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा था। हीरामन समझ गया कि इस बार निस्तार नहीं है, यानी इस बार बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जेल जाना पड़ेगा शायद। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। एक वो नीलामी लगती है ना, जब हम 1 या 2-3 इस तरह से लोग पैसे लगा रहे हैं, उसको वो चीज़ सुनाई देने लगती है, नीलामी की बोली। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। तो ये यहाँ देखेंगे कि वो फिर यहाँ से अपने बैलों को गाड़ी से खोल करके गाड़ी को वहीं छोड़ करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है यहाँ हीरामन, और किसी तरह से अपने बैलों को और अपने आप को पुलिस की नज़रों से बचा पाता है। यहाँ वो कसम खा लेता है कि फिर आगे से वो कभी भी ये वाली लदनी नहीं करेगा चोर बाजारी की। आगे हम देखते हैं कि बांस को वो क्यों नहीं लादना चाहता है अपनी गाड़ी पर, क्यों कसम उसने खाई थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है। वो बताता है कि जब गाड़ी में बांस लदते हैं तो आगे भी 4 हाथ आगे निकले रहते हैं बांस, और 4 हाथ पीछे निकले रहते हैं। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी गुआ में फंस गई। यानी बांस जितने आगे निकला रहता है बांस उतना ही पीछे निकला रहता है, बांस हाइट में लंबा होता है। तो उसको ये था कि आगे उसका इस तरह से एक बार एक्सीडेंट हो जाता है कि जो घोड़ा गाड़ी है उसके साथ हीरामन टकरा जाता है और उस घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस की जो अगुवाई है ना आगे वाले हिस्से में फंस जाती है। तो घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी।
बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी थी। वो खरैया शहर की बात है, उसने वो लदनी भी छोड़ दी थी। वहाँ के वो किसी भी सवारी को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाता था। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है, यहाँ उसने अपनी गाड़ी बनवा ली है। और उसने फिर उस एक्सीडेंट के बाद ये कसम खाई थी कि वो कभी भी बांस की लदनी नहीं करेगा। तो 2 कसम हमारी हो चुकी हैं। तो तीसरी कसम, जिस तरह से कहानी का नाम है उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि तीसरी कसम वो कौन सी खाता है। तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन ने नहीं सुना था। ये बड़ी निराली बात है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की तो बात ही क्या है। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा धोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़े का मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। उस समय 40 साल का हट्टा खट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात की विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। ये एक उसके पात्र की हम यहाँ विशेषता देखते हैं, जहाँ कैरेक्टरिस्टिक यानी चरित्र चित्रण अगर हम उसका देखते हैं तो ये उसके पात्र की विशेषता है। हीरामन के घर में चारित्रिक विशेषता है कि घर वो किसी भी चीज़ से में उसको विशेष दिलचस्पी यहाँ नहीं होती है। वो इतने सालों से लदनी करता आया है नौटंकी के लिए, नाटक के लिए, लेकिन वो नहीं जानता है कि हीराबाई कौन है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, यानी अब देखो यहाँ हीरामन का थोड़ा सा बचपन भी दिखा दिया गया है कि बचपन में उसकी शादी हो जाती है। गोने के पहले ही उसकी दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। यानी दूसरी शादी उसकी इसलिए नहीं हो पाई कि वो उसकी भाभी की जिद थी कि किसी कुंवारी लड़की से ही उसकी शादी होगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की, यानी उस समय की बात है जिस समय बाल विवाह हुआ करते थे। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। यानी किसी को बहुत ही ज़रूरी लगेगा तभी वो कोई जो भी व्यक्ति है अपनी लड़की की शादी 2 ब्याहों यानी जिसकी दूसरी शादी होने जा रही है उससे कर सकेगा। तो भाभी उसकी 3 सख्त करके बैठी है कि सो बैठी है। उसकी भाभी ने कह दिया तो उसे कह दिया। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ीवानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता हीरामन अपनी गाड़ीवानी से बहुत प्रेम करता है, वो अपनी गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। उसने पूछा कि आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसकी हंसी छूट गई हीराबाई की, तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। यहाँ हीराबाई ने जब ये कहा ना कि वो कहाँ की रहने वाली है, तो आप कौन से ज़िला में पड़ता है, आपका जो घर है वो कौन से ज़िला में पड़ता है, तो कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, अब तब तो नागपुर भी होगा। यानी कानपुर के नाम से यहाँ पर हीरामन को बहुत हंसी आती है जब हीराबाई कानपुर का नाम लेती है। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया कि नागपुर भी कोई जगह है। कानपुर, कान से कानपुर, नाक से नागपुर, तो वो ये सब सोच करके बहुत हंसता है क्योंकि बड़ा सीधा सा व्यक्ति दिखाया गया है जिसको
ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, ज़्यादा सी चीज़ों की समझ वहाँ नहीं दिखाई गई है। जब इसका पिक्चराइजेशन यानी जब ये मूवी देखोगे आप, तो आपको खुद लगेगा कि आपको सीधा सा व्यक्ति वो है, कितना सज्जन सा व्यक्ति दिखाया गया है। बैलों को खोलने से के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में। थस कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखने चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा तो नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनके पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती है। मन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा, एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। यहाँ हम देखेंगे ये वो प्रसंग है जिस समय धीरे धीरे जो हीराबाई थी वो हीरा मन के हृदय में या मन में हम कह सकते हैं कि वो प्रवेश करने लगी थी, या वह पसंद करने लगा था यहाँ हीराबाई को। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर पड़े कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया, हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हूँ हूँ करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौटकर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। ये बैलों से वो बात कर रहा है। इसी तरह से और भी पैराग्राफ मैंने लिए हैं। अगर आप लोग शॉर्टली चाहें तो मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर सकती हूँ, अदरवाइज़ अगर समय है तो आप पूरा भी सुन सकते हैं इसको, आपको अच्छा लगेगा और कहानी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों की टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। आप सभी ने ये गाना सुन रखा होगा, इतना पुराना आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा? इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? लीक मतलब कि उस रास्ते से जहाँ पर सब लोग एक साथ जा रहे हैं उससे साइड होना पड़ेगा, तब वो गाना सुना सकेगा। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिनी को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर को होकर नहीं जाएंगे तब? चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाला गाड़ीमान चिल्लाकर पूछा, काहे को गाड़ीमान? लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआई घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? अब सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क में लोगों की यही बुरी आदत है, आदत बहुत ही बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है तुम जाओ, देहाती भुज सब। वो ये सब बड़बड़ाता हुआ कहता है। और अब हमने यहाँ पर अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये जब वहाँ पर हीराबाई और हीरामन पहुँच चुके हैं। लाल मोहर दुलाली की पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिरमिला उठा, कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब, मारते हुए मारिए,
कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगों को समझाया कि हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। मथुरा मोहन कंपनी है जिसमें यहाँ पर हीराबाई गई है, उससे दूसरी कंपनी का नाम मथुरा मोहन कंपनी है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। तो यहाँ पर जो दरोगा है वो पीटने लगता है किनको, इनमें से नाम आप देखिएगा, लाल मोहन, लाल कचहरी, इन सब की पिटाई कर देता है। झगड़ा हो जाता है नौटंकी के बीच में। अब आगे देखिएगा, आगे का पैराग्राफ है कि तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया, लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम में चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद हो चुकी थी तुमसे अब मेरी भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों के हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली से लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला जाओ, आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर का? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे पर गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर न खरीद जो लिया है गुरुजी। ये बात कर रही है यहाँ पर अपने मन की बातें एक तरह से। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी देंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई है, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। यानी अब हीराबाई तो चली गई है, तो अब तो मेला खोखला है। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपनी खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदाने लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन कोई नहीं। मेरे मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। और तीसरी कसम हीरामन यही खाता है कि वो कभी भी कंपनी की औरत की लदनी अपनी गाड़ी में नहीं करेगा। इस प्रकार से इस कहानी का समापन यहाँ हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आने वाली नोटिफिकेशन को देखते रहिए। तब तक के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।